हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माय नेम इज शानू सवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। आप सबका प्यार देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे प्यार बनाए रखिए और जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो आप सबके रिप्लाई आंसर बहुत अच्छे थे, सारे के सारे सही थे। जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ वो उसका दूसरा नाम था विजर्ड गैस लीक भी बोलते हैं। और वो कौन सी कंपनी थी जो जहाँ से गैस लीक हुआ? तो एलजी की कंपनी थी, जो क्या बनाती थी? पॉलीमर, बहुलक वाली चीज़ें और पॉलीएस्टर जैसी बहुलक चीज़ें वो पॉलीमर्स बनाती थी। सो दिस इज अनदर वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट जीएस सेशन। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट जीएस सेशन का मैं आपके सामने एपिसोड फर्स्ट लेके आया हूँ। एपिसोड फर्स्ट अब ऐसे मैं आपके सामने लाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट जीएस कवर अप करूँगा। हर प्रकार के जीएस जितने क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं कवर अप करूँगा। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट जीएस सेशन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। एंड शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वर्णांध्रता, क्या नाम सुना होगा भैया? वर्णांध्रता। तो वर्णांध्रता जो होता है, पूछा जाता है कि ये कैसी बीमारी है, तो हमेशा जानते होंगे, आप सुनते आए होंगे कि जो वर्णांध्रता होती है वो अनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है भैया? ये कैसा रोग है? ये एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। दिस इज अ जेनेटिकल डिसीज। अच्छा, वर्ण का मतलब होता है कलर यानी रंग, और रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर। तो इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी उस पेशेंट को क्या होगा? रंग को भेदने में, रंग को पहचानने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन पूछाएगा अनुवांशिक रोग क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है भैया? तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ऐसी डिसीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी दादा जैसे पिताजी से बच्चे में, उसके बाद उसके बच्चे में स्थानांतरित होती रहती है। तो अनुवांशिक रोग हुआ है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्क करती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होने वाली डिसीज होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि मैक्सिमम कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? तो लाल और हरा। कौन सा रंग नहीं पहचान पाते भैया? लाल और हरा। तो लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते। तो मुख्यतः कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? तो मुख्यतः कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? तो मुख्यतः ये रंग नहीं पहचान पाते। मुख्यतः कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? लाल और हरा पहचान नहीं पाते। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर अगर बात कीजिए कि आंशिक रूप से क्या नहीं पहचान पाते? आंशिक रूप से कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? मतलब पार्शियली अगर देखा जाए तो आंशिक रूप से अब आपको इतने पता होगा कि लाल और हरा पूरी तरह से उनको दिखाई नहीं देता है, मतलब वो भेद नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और आंशिक रूप से क्या नहीं दिखाई देता उनको? तो आंशिक रूप से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता भैया? तो आंशिक रूप से जो नहीं दिखाई देता है वो नीला और पीला। आंशिक रूप से क्या नहीं दिखाई देता है? नीला और पीला। ध्यान से देखिएगा, आंशिक रूप से कौन से दो रंग नहीं दिखाई देते हैं? तो नीला और पीला। और प्राइमरली कौन सा रंग नहीं पहचान पाते हैं? तो रेड एंड ग्रीन। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाए, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लाल रंग का पहचान ना कर पाए, अगर कोई मतलब वर्णांधता वाला व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति अगर लाल रंग का पहचान ना कर पाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखिएगा इसको, लाल रंग का पहचान ना कर पाए। तो अगर यदि कोई वर्णांधता वाला व्यक्ति, कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति लाल रंग का पहचान ना कर पाए, तो ना अगर लाल रंग का पहचान नहीं कर पाएगा तो उसे कौन सा रोग होगा? तो उसे प्रोटेनोपिया नामक रोग होगा। कौन सा रोग होगा भैया? प्रोटेनोपिया नामक रोग होगा। कौन सा रोग होगा? प्रोटेनोपिया। अब नोपिया के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझते जाइएगा एक करके। तो उसे कौन सा रोग होगा? प्रोटेनोपिया। कौन सा रोग होगा? प्रोटेनोपिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा अगर उस व्यक्ति को हरा रंग की पहचान ना हो, किस रंग का पहचान ना कर पाए? अगर वर्णांधता वाला व्यक्ति हरा रंग का पहचान ना कर पाए तो उसके क्या बोलते हैं? उस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो उस बीमारी को बोलते हैं ड्यूटेर। क्या नाम है भैया? ड्यूटेरनोपिया। उसका नाम क्या है? ड्यूटेरनोपिया। बिल्कुल समझते जाइएगा, नया क्वेश्चन है, नया आपको समझ में आ भी रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर वो व्यक्ति अगर हरा रंग का ना पहचान कर पाए तो ड्यूटेरनोपिया होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर व्यक्ति दोनों रंग, जैसे कि अगर व्यक्ति नीला व क्या भैया? नीला व
पीला रंग का पहचान न कर पाए, अगर दोनों रंग नीला और पीला रंग का पहचान न कर पाए तो उसे कौन सा नोपिया बोलते हैं? तो उसे टिट्रेनोपिया बोलते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा, नोपिया इज अ कॉमन, इसीलिए अंडरलाइन किया था, नोपिया हर जगह कॉमन है। तो नोपिया का मतलब ही होता है नोपिया वर्ड का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो नोपिया वर्ड लिंक्ड इज कलर ब्लाइंडनेस, मतलब नोपिया वर्ड किसको डोनेट करता है? कलर ब्लाइंडनेस को। तो कोई व्यक्ति का लाल रंग का पहचान नहीं कर पा रहा है तो प्रोटेनोपिया, अगर कोई व्यक्ति हरे रंग का नहीं पहचान कर पा रहा है तो ड्यूटेरनोपिया, अगर कोई व्यक्ति नीला और पीला दोनों रंग नहीं पहचान कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा? टिट्रेनोपिया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर बात की जाए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपने एक नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भैया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन की बात करने जा रहे हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ही इस पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, समझिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका पहला वर्ग क्या है? अगर बात की जाए इसका मेनली पहला वर्ग क्या है तो ये क्या होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जानते होंगे सब्जियों में लगाई जाती है, सब्जियों में इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सब्जियों में लगाकर उसका आकार बढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है हम सबके लिए, हम सबकी पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सब्जियों में लगाकर उसका आकार बढ़ाया जाता है। तो किस हार्मोन की सुई लगाकर सब्जियों का आकार बढ़ाया जाता है? तो कौन से हार्मोन का सुई लगाकर भैया? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर दूसरे हार्मोन की बात की जाए तो दूसरा हार्मोन दूसरे इसका काम क्या है? गाय व भैंस में, देखिएगा ध्यान से, दूसरा इसका कार्य क्या है कि गाय व भैंस में, ध्यान से देखिएगा, गाय व भैंस में ध्यान से देखिएगा, दूध उतारने के लिए, क्या उतारने के लिए भैया? दूध उतारने के लिए। अगर दूध ज़्यादा नहीं उतर रहा है तो मिल्क की अगर उसकी प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर गाय यानी काऊ या बफेलो जो है मिल्क का प्रोडक्शन कम कर रही है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगा देते हैं, किसमें? गाय और भैंस में। तो क्या उतारने के लिए? दूध उतारने के लिए, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन हो। बट दिस इज रियली डेंजरस फॉर अस, हम सबके लिए बड़ा खतरनाक है। गाय और भैंसों के दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप पढ़े होंगे शायद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात की जाए पीनियल ग्लैंड की भैया, किसकी बात की जाए? पीनियल ग्लैंड की बात किसकी की जाए भैया? पीनियल ग्लैंड की। तो क्वेश्चन पूछाएगा पीनियल ग्रंथि, ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। तो ग्लैंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? तो पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, पहला इसका क्या काम, पहला इसका संज्ञा दी गई है कि शरीर की तीसरी आंख। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की तीसरी आंख किसे बोला गया है? तो ध्यान से समझिएगा, शरीर की तीसरी आंख, तो शरीर की तीसरी आंख किसे बोला जाता है? तो शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को बोला गया है? पीनियल ग्लैंड। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये इपिथैलमस, ये कहाँ लोकेट होता है, कहाँ स्थित होता है? तो ये इपिथैलमस, समझिएगा, इपिथैलमस। और देखिएगा ध्यान से, ये लोकेट कहाँ होता है? देखिए लोकेटेड कहाँ होता है? ये लोकेट कहाँ होता है? तो ये लोकेटेड होता है, एक पाया कहाँ आता है? इपिथैलमस, जो होता है सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के बिल्कुल सेंटर यानी केंद्र पाया जाता है, सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछाएगा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क के बिल्कुल सेंटर मतलब बीचों बीच में पाया जाता है। और किससे संबंध रखता है ये? तो इपिथैलमस से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है भैया? इपिथैलमस से संबंध रखता है। तो दिस इज द थर्ड आई, दिस इज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर की तीसरी आंख किसे बोला जाता है? तो शरीर की तीसरी आंख किसे बोला जाता है? तो पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। एंड पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड एंड लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द ब्रेन। और किससे संबंध रखता है ये? तो इपिथैलमस से संबंध रखता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्रंथि कौन सी हार्मोन स्रावित करती है? क्वेश्चन ये भी पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट, ठीक। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, यानी कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है? तो किस हार्मोन का सिक्रीशन करती है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जो पीनियल ग्लैंड है ये एक प्रकार का बहुत ही बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। क्या नाम है उस हार्मोन का भी है? मेलाटोनिन हार्मोन। सो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट बाय पीनियल ग्लैंड, मतलब पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित की जाती है। कौन सा हार्मोन भी है? मेलाटोनिन हार्मोन
मार्कर थोड़ा चेंज कर लो। तो मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, तो पीनियल ग्लैंड से निकलती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछाएगा नींद लाने वाला हार्मोन किसे बोला गया है, नींद लाने वाला हार्मोन किसे बोला जाता है, क्वेश्चन पूछाता है। तो नींद लाने वाला हार्मोन किसे बोला गया भैया, तो नींद लाने वाला हार्मोन किसे बोलाता है, मेलाटोनिन हार्मोन को बोलाता है। क्वेश्चन पूछेगा या नींद के लिए उत्तरदायी, हमारे नींद जो हमें पड़ती है, नींद पड़ती है, स्लीप यानी सोते हैं हम, तो नींद के लिए उत्तरदायी किस हार्मोन को माना गया है, तो नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन किसे बोला गया है, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। तो स्लीप यानी नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन किसे बोला गया है, तो मेलाटोनिन हार्मोन को बोला गया है, जो कि कहाँ से स्रावित होती है, जो कि पीनल ग्रंथि से स्रावित होती है मेलाटोनिन हार्मोन। तो नींद जो हमें आती है, तो ध्यान से समझिएगा, जो नींद हमें आती है वो किसके कारण आती है, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण आती है। और ये क्या होता है, इसके दो कारण मैं बताता हूँ, ये ध्यान से समझिएगा, इसके दो कारण क्या है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये इसमें अंधेरे में इस हार्मोन का स्रावण, यानी जब लाइट ज्यादा नहीं रहेगी, अंधेरा होगा, डार्क होगा, तो अंधेरे में हार्मोन का स्रावण यानी मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण, किस हार्मोन का स्रावण भी है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण। तो हार्मोन का जो सिक्रीशन हो जाएगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप जानते हैं स्रावण क्या हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो नींद, जब मेलाटोनिन देखिएगा, सॉरी, हार्मोन का स्रावण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, जब डार्क प्लेस पे होंगे, जहाँ पे लाइट नहीं होगी, इसलिए देखते होंगे, देखिए पहले चीज समझिए, मेलाटोनिन क्या लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नींद लाने के लिए जिम्मेदार माना गया है इसे, नींद लाने के लिए उत्तरदायी है। मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है, अंधेरे में। तो अंधेरा में देखते होंगे नींद जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि अंधेरा है, तो अंधेरे में किसका सिक्रेशन ज्यादा रहता है, तो अंधेरे में हार्मोन का स्रावण, कौन से हार्मोन का स्रावण, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण अधिक हो जाता है। यही कारण कि अंधेरे में हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है, क्योंकि मेलाटोनिन क्या लाता है, नींद लाने के लिए उत्तरदायी माना गया है। और ये प्रकाश में क्या होता है भैया, प्रकाश में इसका श्रावण बहुत कम हो जाता है। ये अंधेरे में श्रावण क्या था, अधिक था, और प्रकाश में इसका श्रावण क्या होता है, यानी अगर बोल दे तीव्र प्रकाश में, क्या बोल सकते हैं, तीव्र। अगर लाइट ज़्यादा हो, ज़्यादा लाइट हो तो तीव्र, अगर डेंसिटी मतलब ज़्यादा लाइट की, तो इसका श्रावण क्या हो जाएगा, मतलब सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत जब कम निकलेगा तो नींद हमें नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब लाइट में हम जल्दी सो नहीं पाते हैं, और ख़ास तौर से जब ज़्यादा लाइटनेस होती है तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत देर बाद नींद पड़ती है। बिकॉज क्या होता है उस समय कि जब तीव्र प्रकाश में इसका सिक्रीशन जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन का, वो कम हो जाता है। तो नींद लाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन या नींद वाला हार्मोन किसे बोलते हैं, नींद लाने वाला हार्मोन किसे बोलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन। एंड मेलाटोनिन हार्मोन secreted by pineal gland and pineal gland situated in brain, center of the brain, ठीक, जिसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, इन ह्यूमन बोलते हैं। तो यह ह्यूमन बॉडी की यानी शरीर की तीसरी आंख भी बोला जाता है। अच्छा, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। काफ़ी कुछ आज बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पॉइंट्स आपको मिल रहा होगा इससे। तो उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं समझूंगा, जिससे मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के टॉपिक में, जिसमें मैं एपिसोड सेकंड में लाने में बहुत ही मुझे और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि दूध में वसा, ध्यान से देखिएगा, दूध में कौन सी वसा पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूध में कौन सी वसा पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच फैट फाउंड इन मिल्क, तो दूध में कौन सी वसा पाई जाती है, तो जरा आप जानते होंगे दूध में पाई जाने वाली वसा का नाम क्या है, ब्यूटायरिक। ये कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो दूध में ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, अब दूध में वसा की मात्रा को जानना है, दूध में वसा की मात्रा को, क्वांटिटी को पता करना है, कि मात्रा का पता अगर लगाना है तो किस दूध में वसा की मात्रा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, लगाने के लिए, ध्यान समझिएगा, लगाने के लिए किस डिवाइस यानी किस मशीन का प्रयोग करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी वह कौन सी मशीन है, वह कौन सी युक्ति है, कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा पता चलता है कि जैसे दूध में, चाहे अगर गाय की बात की जाए, किसी बात की जाए, चाहे गाय की बात की जाए, चाहे भैंस की बात की जाए, तो गाय के दूध में चाहे भैंस के दूध में अगर वसा, फैट की मात्रा में पता करना है तो किस यंत्र यानी किस डिवाइस के द्वारा पता किया जाएगा, तो ब्यूटायरिक अमल पाया जाता है, तो इसी से नाम रख दिया गया है ब्यूटायरोमीटर। तो किस यंत्र द्वारा पता लगाया जाता है, किस मशीन द्वारा पता लगाया जाता है, ब्यूटायरोमीटर। क्या नाम है भैया, ब्यूटायरोमीटर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। सो विच एसिड मीन्स विच फैट इज विच फैट फाउंड इन मिल्क, तो ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। और गाय और भैंस के दूध में वसा की मात्रा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का से हेल्प लेते हैं, तो ब्यूटारोमीटर। तो ब्यूटारोमीटर क्या है, दूध, गाय के दूध हो चाहे वसा भैंस की दूध है, उसमें वसा की मात्रा को पता करने के लिए। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब बात कीजिए ब्लड प्रेशर। आपने हमेशा से पढ़ते आए, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ब्लड प्रेशर जिसे हिंदी में बोलते हैं रुधिर दाब। क्या बोलते हैं भैया, समझते हैं हिंदी, इसे क्या बोलते हैं, रुधिर दाब। तो ब्लड प्रेशर आप जानते होंगे। ब्लड प्रेशर अगर बात की जाए, ब्लड प्रेशर अगर क्या हो जाए भैया, देखिएगा ध्यान से, अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और क्या हो जाए भैया, कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं। अगर बीपी, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ब्लड का बी और प्रेशर का पी, यानी ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको, उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं भैया, हाइपरटेंशन। तो भाई टेंशन की बात तो ही है, तो हाइपर हो गया मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए, यानी कम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। तो उसे क्या बोलते हैं हम भैया, तो उसे बायोलॉजिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि बीपी का नियंत्रण करने वाली ग्लैंड कौन सी है, तो ध्यान से समझिएगा। बीपी को कंट्रोल कौन करती है, कौन सी ग्लैंड करती है, तो बीपी को जो नियंत्रण करती है, कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा, यानी कौन सी ग्रंथि करती है। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, तो कौन सी ग्रंथि करती है, तो क्वेश्चन पूछा है कौन सी ग्रंथि करती है, तो अगर बात की जाएगी तो कौन सी ग्रंथि करती है, तो एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड करती है भैया, एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है भैया, एड्रीनल ग्लैंड करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा ग्रंथि है, वह कौन सी ग्लैंड है जो बीपी को कंट्रोल करती है, तो क्या नाम है उसका, एड्रीनल ग्लैंड। जैसे हिंदी में भी समझ लीजिए, हिंदी में बोलते हैं इसे अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं भैया, अधिवृक्क ग्रंथि। समझिएगा ध्यान से, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है इसे। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसका दूसरा नाम क्या है, तो एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम अगर पूछाएगा, क्या पूछाएगा भैया, कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं भैया, सुप्रारीनल ग्लैंड। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही होगी, आपको भी लग रहा होगा। तो एड्रीनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा ये कहाँ पाया जाता है, सिचुएटेड कहाँ होता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आप एक चीज पकड़ लीजिए, वृक्क लिखा है, और वृक्क को बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। वृक्क को क्या बोलते हैं भैया, किडनी। तो ये सिचुएटेड कहाँ होता है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, किडनी के ही आसपास होगा। सिचुएटेड यानी स्थित कहाँ होता है, तो दोनों किडनी के ऊपर, यानी टॉप में पाया जाता है, मतलब टॉप ऑफ द बोथ किडनी, मतलब दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है भैया। तो दोनों किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्रंथि का नाम क्या है, अधिवृक्क। इसीलिए नाम पड़ गया, वृक्क के ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर, इसीलिए अधि के बाद क्या लग गया, वृक्क लग गया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब वृक्क को बोलते हैं किडनी, यानी गुर्दा बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाएगी कि बीपी का मापन किससे किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा क्या जाता है, इसका मापक यंत्र क्या है, कई बार मैंने बताया है, आपने पढ़ा भी होगा, वैसे भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तो ध्यान से देखिए, क्लासरूम में पढ़ा होगा। तो इसको मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, स्फिग्मोमीटर बोलते हैं, बट स्फिग्मोमीटर इज रॉन्ग। स्फिग्मोमैनो, बीच में क्या लगेगा, मैनो, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इट इज मेजर बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, मीन्स बीपी इज मेजर बाय, ब्लड प्रेशर को जैसे देखते होंगे आप ऐसे करते हैं तो बीपी में मापा जाता है। देखो मशीन ले रहते हैं डॉक्टर या उनके जो कंपाउंडर होते हैं या उनके
जो नर्सेज होती हैं तो उसी से मापती हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो डिवाइस का नाम क्या जिसे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगी इसकी खोज किसने किया था, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे रिवोविक्की ने। किसने किया था भैया, रिवोविक्की ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि रुधिर दाब मापक यंत्र है, इसकी खोज किसने किया था, रिवोविक्की ने किया था। किसने किया था भैया, रिवोविक्की ने किया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने सर्वप्रथम मानव रक्त दाब को मापा था, तो ध्यान दीजिएगा, किसने सर्वप्रथम मानव रक्त दाब को मापा था। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्व मतलब सबसे और प्रथम मतलब पहले, किसने सर्वप्रथम मानव रक्त दाब को मापा था। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड प्रेशर को किसने मेजर किया था, मापा था, तो सबसे पहले मानव रक्त दाब को किसने मापा था भैया, कार्ल लुडविग ने मापा था। किसने मापा था भैया, कार्ल लुडविग ने मापा था। तो फर्स्टली ब्लड प्रेशर मेजर बाई कार्ल लुडविग, मतलब कार्ल लुडविग के द्वारा इसे मापा गया था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, पूरा आ रहा है। मैं ये देख रहा था कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा निद्रा में ब्लड बीपी क्या होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन पूछता है सोते समय या निद्रा के समय बीपी क्या होती है भैया, यानी ब्लड प्रेशर क्या होती है। भाई सीधी सी बात है, बीपी क्या होगी, लो होगी, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज किसने किया, डिस्कवर किसने किया भैया, इन्वेंटर कौन है इसका, तो रिवोविक्की है। उससे पहले किसने मापा था ब्लड प्रेशर को ह्यूमन में, तो किसने मापा था भैया, तो कार्ल लुडविग ने मापा था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में आया था कि विटामिन का उपनाम क्या है भैया, क्या पूछा गया था कि विटामिन का सब नेम क्या है, यानी उपनाम क्या है। तो आप पढ़े होंगे शायद, छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो विटामिन का उपनाम जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या वो किस नाम से आना गया है, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो विटामिन का अनदर नेम क्या है, मतलब व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन, तो प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई हमें कई सारी बीमारियों से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट करती है और है फूड, तो फूड के में लेते हैं इसको, फूड के रूप में, तो इसीलिए बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा किसने सर्वप्रथम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन को उत्पन्न किया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में, कहाँ भैया, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न किया। कौन सी गैस भैया, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न किया। तो आप जानते होंगे कौन है सबसे पहले उत्पन्न किया, तो कौन सा जीव है, तो शैवाल। किसने सबसे पहले, हमारे जब पृथ्वी बन रही थी तो जब वायुमंडल बना तो वायुमंडल में सबसे पहले ऑक्सीजन किसने, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस किसने उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले किसने किया, एल्गी मतलब शैवाल ने। सबसे पहले किसने ऑक्सीजन गैस उत्पन्न किया, शैवाल ने किया, यानी एल्गी ने किया। एल्गी का यानी शैवाल का सामान्य नाम क्या, अगर क्वेश्चन पूछाएगा, मार्कर थोड़ा, हाँ, तो एल्गी यानी शैवाल का सामान्य नाम किस नाम से आता है, तो आप जानते होंगे इसे काई बोलते हैं, जो काई जम जाता नहीं बरसात की सीजन, तो इसको हम सामान्यतः नॉर्मली काई भी बोलते हैं हिंदी में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि धान की खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका कौन निभाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसी खेत में भैया, धान की खेत में, ध्यान समझिएगा, धान की खेत में महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट, धान की खेत में इम्पॉर्टेंट जैव उर्वरक की भूमिका कौन निभाता है। जैव उर्वरक जानते कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक का मतलब बायो फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो जैव उर्वरक की भूमिका कौन निभाते हैं, तो भूमिका निभाते हैं, तो भूमिका निभाते हैं। तो कौन निभाते हैं भैया, तो कौन सा ऐसा सवाल, एक सवाली है, तो ध्यान से समझिएगा। तो एक सवाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है भैया,
साइनोबैक्टीरिया मैंने पढ़ाया था, एक टॉपिक आया था उसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था जब मैंने शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पढ़ाया था। तो साइनोबैक्टीरिया नाम इसका बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु लग रहा होगा, बट ये है क्या? तो ये लेकिन बैक्टीरिया नहीं है क्या? ये शैवाल है। तो ध्यान से समझिएगा। तो धान की खेती में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका कौन सा शैवाल निभाता है? तो साइनोबैक्टीरिया। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हुए भी गलत लगा देते हैं, क्योंकि बिकॉज इसमें बैक्टीरिया वर्ड है। तो बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया है, ये दिस इज एल्गी, मतलब यह एक शैवाल है। अच्छा, आप जानते होंगे कि धान की खेती से कितनी गैस निकलती हैं? तो धान की खेत से, ध्यान से देखिएगा, धान की खेत से, इसे क्वेश्चन और निकाल देता हूं, तो 3 गैसें निकलती हैं। कितनी गैस उत्पन्न होती हैं? तो 3 गैस उत्पन्न होती हैं। तो धान की खेत से कितनी गैस उत्पन्न होती है? 3 गैस उत्पन्न होती है, जिसमें इसका ट्रिक बता देता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है धान कमीना। क्या है धान? भैया धान क्या है? कमीना है। तो ये धान बताएगा कि धान की खेती से 3 गैस निकलती है। कहाँ से कौन सा निकलता है भैया? तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है भैया? क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसे हम बोलते हैं प्यार से CO2। क्या बोलते हैं भैया? CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। मी से आपको निकल रहा होगा कौन सी गैस निकलती है? तो मी से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है भैया? CH4 होता है। इसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्श। तो आपको आंसर बताना है कि इसे मार्श गैस क्यों कहा गया है। तो इसे मार्श गैस क्यों कहा गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। और ना से क्या होता है भैया? तो ना से होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ना से क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो तीसरी कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O निकलती है। क्या सूत्र है इसका? N2O। और इसको किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसे हास्य गैस यानी इसे लॉफिंग, हास्य मतलब हंसाने वाली, यानी लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कहाँ पाया जाता है? शनि ग्रह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? शनि ग्रह में पाया जाता है। और उसका रंग कैसा होता है? लॉफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का, तो इसका रंग होता है काला। यही कारण है, आप सुना होगा शनि ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शनि ग्रह को काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लैक प्लैनेट? तो सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक planet due to presence of nitrous oxide means लॉफिंग गैस। मतलब शनि ग्रह में लॉफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस पाई जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रंग कलर कैसा होता है? काला होता है। यही कारण है शनि ग्रह का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है यानी काला होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और तो क्वेश्चन पूछा था कितनी गैसें निकलती हैं? तो 3 गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी? का से कार्बन डाइऑक्साइड, मी से मीथेन और ना से नाइट्रस ऑक्साइड। तो धान की खेती से कौन सी गैसें निकलती हैं? ये तीनों गैसें निकलती हैं। और इन तीनों को समस्त रूप से, ठीक, इनको किस गैस के नाम से नाता है? ग्रीन हाउस गैस के नाम से नाता है। किस गैस के नाम से नाता है भैया? ग्रीन हाउस गैस। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो दीज और ऑल 3 गैसेज इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो इसे इन सभी तीनों गैसों को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आपको बताना है गा से ग्रीन हाउस गैस किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। कल मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। 2 क्वेश्चन हो गया कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है और ग्रीन हाउस गैस किसके लिए जिम्मेदार होती है, ये आपको बताना है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। इसके बाद सवाल का कुछ टॉपिक और बता दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप इट अप।